नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक अंडर वैल्यूड बैंक। आज जहाँ पर सब लोग इस होड़ में लगे हुए हैं कि हम ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को बाई करें और उसमें इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पर ये लगभग 100 साल पुराना बैंक जो कि लगभग अपने सेक्टर के पी से 50% पे ट्रेड कर रहा है और अपने प्राइस टू बुक सिर्फ 1 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, उसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ साउथ इंडिया बैंक की। ये बैंक मेरे हिसाब से कंप्लीटली अंडर वैल्यूड है, पर ये कहने से पहले इस शेयर का डिटेल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना होगा, जो कि हम इस वीडियो में करेंगे। तभी जाके पता लग पाएगा कि ये ट्रूली अंडर वैल्यूड है या इसकी ग्रोथ स्टोरी खत्म हो चुकी है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @इट्स आशुतोष ठाकुर में। और हम इस वीडियो में इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इसमें इन्वेस्टेड हैं तो क्या करें, और अगर हमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वीडियो शुरू करें इससे पहले एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इसका कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन का मोटिव नहीं है और आप प्लीज इस वीडियो के बेस पे कोई बाई सेल ना करें। और अगर आप कोई भी बाई सेल करते हैं या बाई सेल का मन बनाते हैं तो प्लीज किसी इंडिपेंडेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें और मेक श्योर कि वो एडवाइजर से भी रजिस्टर्ड हो। इसके साथ साथ दोस्तों मैं ट्रेडिंग भी करता हूं, तो हो सकता है कि ये अभी मेरे पोर्टफोलियो में ना हो बट भविष्य में मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है। दोस्तों इस कंपनी का पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 12,285 करोड़ का स्मॉल कैप की कंपनी है। इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है 1 रुपए का है और इस कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 46.92 का है। ये जो भी प्राइसेस हैं वो 4 अगस्त से रेफर करके आप लोग देखें, क्योंकि जो भी डाटा मैंने पिक किया वो 4 अगस्त 2026 का किया है। इस शेयर का 52 वीक हाई जो है वो 49.9 है और इस शेयर का 52 वीक लो जो है 28.11। ऑल टाइम हाई जो है वो 49.9, 52 वीक हाई जो है वही ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम लो जो है वो 2 रुपए 20 पैसे का है। इस शेयर का जैसे मैंने आपको बताया कि अपने सेक्टर से 50% के पी पे काम कर रहा है, तो इस शेयर का जो प्राइस टू इक्विटी रेशियो है वो 8.13 है और सेक्टर का जो प्राइस टू इक्विटी रेशियो है वो 15.01 का है। प्राइस टू बुक जो है ये शेयर वो 1.04 पे है, लगभग अपने ये बुक वैल्यू पे ही ट्रेड कर रहा है। मतलब ये कंपनी आज डी लिस्ट भी हो जाए फिर भी आपको 49.9 या 45 टू 50 रुपीज की वैल्यू तो रियलाइज होगी ही होगी। हो सकता है और रिजल्ट अच्छे थे तो इससे ज्यादा ही वैल्यू रियलाइज हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक रेशियो जिसको मैं बहुत तवज्जो देता हूँ, जिसको मैं बहुत वैल्यू देता हूँ, वो है पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो इस शेयर का जो है वो है 0.35 का। आरओसी जो है इस शेयर का वो 6.42 है और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई जो है वो 13.5 का है। डिविडेंड यील्ड जो है वो है 0.96% की और डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 11% का है। बैंक और एनबीएफसी के केस में डेट को कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैसा है और जो डेट है वो इनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 6.88% का है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 13.5% का है। प्रमोटर अब इस शेयर के हम लोग होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि इसमें इन्वेस्टर्स प्लेस्ड कैसे हैं। इस कंपनी का प्रमोटर कोई भी नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग 0 है, यानी कि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो मैनेजमेंट बिठा रखी है वही मैनेजमेंट इस कंपनी की देखभाल करती है और इस कंपनी का एग्जीक्यूशन का काम करती है। प्लेज इस शेयर का कुछ है नहीं, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग ही नहीं है तो प्लेज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एफआईआई होल्डिंग जो है 25.39% है, डीआई होल्डिंग जो है 14.24% है और रिटेलर्स की जो होल्डिंग है 39.06% की है। इसके अलावा एनबीएफसी एंड एचएनआईज एंड इंश्योरेंस कंपनीज की जो होल्डिंग है यानी कि अदर्स की जो होल्डिंग है 21.31% है। सबसे बड़े प्रमोटर जो इस कंपनी के हैं वो रिटेलर्स हैं, इसके बाद एफआईआईज और तीसरे नंबर पे अदर्स एंड फोर्थ नंबर पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दोस्तों अब इस कंपनी का टेक्निकल पैरामीटर देख लेते हैं। टेक्निकली ये कंपनी जो प्लेस्ड है इसका पहले सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट जो है 46.40 का है, उससे नेक्स्ट सपोर्ट जो है 46 का है और उससे नेक्स्ट सपोर्ट जो है 45.50 का है। शेयर में मोमेंटम होता है और शेयर बहुत ही छोटे प्राइस बैंड में मूव करता है। इसके जो स्टॉप लॉस प्राइजेस भी हैं वो छोटे छोटे गैप्स पे। रेजिस्टेंस जो है इस शेयर का वो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 47.25 का, इसके बाद 47.60 का एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 48 का। एक बार ये 48 क्रॉस करता है देन दिस शेयर कैन डू मिरेकल। ये प्राइस टू बुक 2 के मल्टीपल पे बड़े आराम से जा सकता है। जो 20 डेमा है, अब इसके मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं इस शेयर के। जो 20 डेमा है वो 46.99 पे है, 50 डेमा जो है 45.28 पे है, 100 डेमा जो है 43.36 पे है और 200 डेमा जो है 40.39 पे है। दोस्तों ये शेयर अपने 20 डेमा के आसपास ट्रेड कर रहा है, बाकी सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। आरएसआई जो है इस कंपनी का वो मॉडरेट है 40.39 का, ना तो ओवर वैल्यूड है और ना ही ओवर बॉट है और ना ही ओवर सोल्ड जोन में है। इससे नीचे जाता है यानी कि 35 से नीचे जाता है तब ओवर सोल्ड जोन में आ सकता है, बट अभी वहां जाने के चांसेस दिख नहीं रहे तो उसकी बात हम लोग करेंगे नहीं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। अगर हम देखें कि ये कंपनी बढ़ेगी तो किन कारणों से बढ़ेगी और इस कंपनी में गिरावट आएगी तो किन कारणों से गिरावट आएगी।
पॉजिटिव पॉइंट जो है इस कंपनी का वो है दोस्तों कि ये अपने प्राइस टू बुक मल्टीपल 1 पे ट्रेड कर रही है। मतलब आज ये कंपनी डीलिस्ट हो जाए, मैनेजमेंट डिसाइड करे कि बस कंपनी हम बंद करेंगे, तब भी आपको 45 टू 48 रुपीज़ की वैल्यू रियलाइज़ हो जाएगी। इससे सेफ स्टॉक आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी गुड प्रॉफिट डिलीवर कर रही है, अच्छे प्रॉफिट डिलीवर कर रही है, अच्छे सीएजीआर से, यानी कि लगभग पास्ट 5 ईयर के रिटर्न देखें तो 88% के सीएजीआर से ग्रो करी है और डिविडेंड भी देती है। 8 रुपये से 48 रुपये तक का सफ़र इसने तय किया है। आप खुद ही देख सकते हैं चार्ट पे जाकर। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें। नेगेटिव पॉइंट्स दोस्तों इस कंपनी का ये है कि ये कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज पे काम कर रही है। मतलब जो इसका जो लोन बुक है, उससे जो इंटरेस्ट अर्निंग आती है, उससे इसका जो पे आउट इंटरेस्ट है, वो कवर अप नहीं हो पाता है। ये कंपनी 6 साढ़े 6% के रेट से ग्रो कर रही है तत्काल करंट ईयर में, जो कि थोड़ा-सा इतने छोटे वॉल्यूम पे ठीक नहीं माना जाएगा। तीसरा है कि इस कंपनी में सबसे बड़ा एक जो नेगेटिव दिखता है वो है कि इस कंपनी में एक बड़ा-सा कंटीजेंट लायबिलिटी खड़ी है। अब मैंने डिटेल इसकी एनालिसिस करने की कोशिश करी पर मुझे मिल नहीं पाया कि ये कंटीजेंसी किस चीज़ की इसकी बैलेंस शीट में खड़ी है। वो कंटीजेंसी लायबिलिटी है इसकी मार्केट कैप के बराबर, जो कि है 14,248 करोड़ की। ये इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा रिस्क है, जिसको आप इन्वेस्टेड हैं तब भी और इन्वेस्टमेंट करना हो तब भी कंसिडर करके ही चलें। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज है वो कंप्लीट नहीं है, इस वजह से ये अपने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज़ भी कर रही है। पर एट द सेम टाइम दोस्तों एक बात और भी ध्यान में रखना होगा कि जो छोटे फंड साइज़ के बैंक्स हैं, वो इसी तरीके से अपने आप को ऑपरेट करते हैं। इस कंपनी में जो कंसिडरेबल पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि इस कंपनी के अंदर जो कंटीजेंट लायबिलिटी है, वो 14,248 करोड़ की है। कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसी होती है कि जैसे आपने कोई कमिटमेंट कर रखी है, पता नहीं वो लायबिलिटी, जैसे बैंक गारंटी आपने किसी को दे रखी है, कोई लोन गारंटी दे रखी है, अब पता नहीं लोन डिफ़ॉल्ट होगा कि नहीं होगा, बैंक गारंटी डिफ़ॉल्ट होगी कि नहीं होगी, वो लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, बट आपने वो गारंटी दे रखी है। जब तक उसका टेन्योर ओवर नहीं होता, तब तक वो गारंटी आपके सिर पे बनी रहेगी। तो इसकी मैंने खूब डिटेल सर्च करने की कोशिश करी, पर मुझे डिटेल मिल नहीं पाई। अब दोस्तों इस कंपनी की पीयर्स कंपैरिजन कर लेते हैं। साउथ बैंक का जो, जैसे मैंने बताया कि पी जो है 8.09 का है और जो इसका आरओई है वो 13.54 का है। इसका जो नियरेस्ट कंपटीटर है वो टीएमबी है, वो है, उसका जो पी है 9.45 का है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज महंगा है, और जो आरओई है 13.99 का है, लगभग परफॉर्मेंस इक्विवेलेंट ही है। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट कंपटीटर है वो कर्नाटका बैंक है, उसका जो प्राइस टू इक्विटी रेशियो है वो 7.5 का है और उसका जो आरओई है 11.61 का है। और इसके अलावा एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है इसका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका प्राइस टू इक्विटी रेशियो है वो 15.42 का है और आरओई जो है वो 10.9 का है। अगर पीयर्स में देखेंगे तो अपने पीयर्स में कर्नाटका बैंक को छोड़ें तो ये वेल प्लेस्ड है इन्वेस्टमेंट के लिए। पिछले 10 साल की इसकी कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 6% की है। सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो वो 6% की है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल का देखें तो वो 6% का ही है और 3 साल का देखें तो 11% का है। अब बात करते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की। इस शेयर का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 10 साल का वो है 16% का, और जैसा मैंने बताया कि 5 साल से 88% की सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, तो इसका 5 साल का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 88% का है और जो 3 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 23% का है, यानी कि नियर के सालों में इसका प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा डाउन हुआ है। अब दोस्तों जो बैंक्स में इमीडिएट डाटा देखने वाला होता है ना, किसी बैंक को एनालाइज करने के लिए, ये सब चार्ट और फंडामेंटल डाटा एक तरफ, और अब जो मैं 3 डाटा आपको बताने जा रहा हूँ, मेन क्रक्स किसी भी बैंक का इस लेवल पे आता है। इस बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 11.39% का है। इसका जो डिपॉजिट बुक है वो है 1,25,817 करोड़ की। इस कंपनी की जो लोन ग्रोथ है वो है 17.01% की और इस कंपनी की जो लोन बुक है वो है 1,04,366 करोड़ की। और किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट रेशियो, वो है 41,493 करोड़ का, जो कि 14.61 के रेट से ग्रो कर रहा है। ये तीनों डाटा अमेजिंग है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि इसमें करना क्या चाहिए। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप हैं कौन। आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, मिड टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पहले ये डिसाइड कीजिए। अब इन तीनों कैटेगरीज के लिए मैं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट्स बता देता हूं। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और आपका टारगेट जो है शॉर्ट टर्म का है, तो अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और आपका टारगेट, आपका जो विजन है इन्वेस्टमेंट का वो शॉर्ट टर्म का है,
तो इसमें एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 45.60 का, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि 3 से 6 महीने का आपका टारगेट है, तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 42.50 का। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप एक 38 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मान के इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट फ्रेश करना चाहते हैं, तो देखिए ये शेयर 8 रुपये से लेकर के 48 रुपये तक का सफर तय करके आया है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे आप कर सकते हैं, पर चढ़ के नहीं करना है, स्टैगर्ड मैनर में करना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी एकमलेट करनी है, और स्टॉप लॉसेस का ध्यान अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से रखना है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रहे हैं, या मिड टर्म के लिए बाई कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब स्टॉप लॉस और इन्वेस्टमेंट विजन की तो हमने बात करी, इसके अलावा टारगेट डिस्कस कर लेते हैं कि इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं इसका टारगेट, तो इसका टारगेट 50 से 52 रुपये का हो सकता है, बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, यानी कि 1 से 3 महीने के लिए। अगर आप 3 से 6 महीने या थोड़ा सा इससे ज़्यादा का होराइजन रखें, तो इसका टारगेट 55 से 61 रुपये का हो सकता है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल से ज़्यादा का है, तो आप इसका टारगेट कंसिडर करके चल सकते हैं 70 से 85 रुपये तक का। एक डिस्क्लोजर में दोबारा रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों, कि प्लीज़ इस डाटा को आप बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझें, इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल और अदर सेक्टर के इम्पोर्टेंट डाटाज को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बना पाएँ और उसमें डिसीजन सही से ले पाएँ। दोस्तों, अगर आप लोग अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडर और इन्वेस्टर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें कि साउथ इंडिया बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो, आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इस तरीके की डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊं, तो आप लोगों तक वो वीडियो समय पे पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच।